नमस्कार साथियों। मैं चंद्र प्रकाश शर्मा आपका जीएस पाठशाला आईएएस के पॉडकास्ट कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एम लक्ष्मीकांत, जो कि एक भारत की राज्य व्यवस्था की प्रसिद्ध पुस्तक है, पूरे भारत में पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। तो जो मूल अधिकारों की यात्रा हमने कल शुरू की थी, आज हम उसी यात्रा पर आगे चलेंगे। आज से हम पढ़ेंगे, जितने भी अधिकार दिए गए हैं उन्हें बारी बारी से उनका विश्लेषण करेंगे, उनके शब्दावलियों को भी बेहतर रूप से समझेंगे। तो बात करते हैं समानता के अधिकार की। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे ऑडियो पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि समानता का अधिकार हमारे संविधान में एक मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, समानता के अधिकार के अंतर्गत 5 आर्टिकल आते हैं, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक है, और इन्हीं को हम एक एक करके आज की क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्टिकल 14, 14 आर्टिकल, जो कहता है विधि की समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। ये दो शब्दावलियां इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण आती हैं, जिन्हें हम समझेंगे अभी। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि जो राज्य होगा वो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। आप द्वारा सुन सकते हैं कि जो स्टेट होगा, ये वही स्टेट है दोस्तों जिसकी बात हमने कल आर्टिकल 12 में की थी। तो जो स्टेट होगा भारत के राज्य क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र भी हम जानते हैं भारत का कहाँ पर है, आप जानते हैं, चाहे वो आपके केंद्र शासित प्रदेश हों, चाहे आपके राज्य हों, वो भारत के राज्य क्षेत्र में आते हैं। और साथ ही साथ इसमें बात की गई है कि किसी भी व्यक्ति की, कहने का मतलब चाहे वो व्यक्ति नागरिक हो चाहे विदेशी हो, मतलब ये जो अधिकार है वो आपके नागरिकों को भी प्राप्त है और आपके जो है विदेशियों को भी प्राप्त है। मतलब नागरिकों को और विदेशियों को विधियों के समान संरक्षण से और विधियों के समक्ष समानता से वंचित नहीं किया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं दोस्तों, कि जो विधिक व्यक्ति होते हैं, जो कानूनी व्यक्ति होते हैं, इसका मतलब है कि जैसे कि कोई कंपनियां जो रजिस्टर्ड होती हैं, जो कॉरपोरेट संस्थाएं होती हैं, समितियां होती हैं, उन्हें हम विधिक व्यक्ति का दर्जा देते हैं, क्योंकि इनके नाम से भी केस लड़े जाते हैं। तो आप देखेंगे कि ये भी जो हैं इसके दायरे में आते हैं, आर्टिकल 14 के दायरे में। अब हम बात करेंगे विधि के समक्ष समता विधियों के समान संरक्षण की। तो दोस्तों बताऊं, इसमें से जो विधि के समक्ष समानता का जो विचार है, समता का जो विचार है, वो ब्रिटिश उत्पत्ति का सिद्धांत है। हम बोल सकते हैं कि ब्रिटिश मूल का सिद्धांत है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह एक नकारात्मक सिद्धांत है। इसी तरीके से आप देखेंगे विधियों का समान संरक्षण जो है, जो एक अमेरिकी सिद्धांत है, और साथ ही साथ यह एक सकारात्मक सिद्धांत है। आप देखेंगे अभी कि किन संदर्भों में ये सकारात्मक हैं और किन में नकारात्मक, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दोनों का ही उद्देश्य है कि समानता स्थापित होनी चाहिए। ये समानता अवसरों की भी होनी चाहिए, न्याय की भी होनी चाहिए, चाहिए साथ ही साथ कानून की भी होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर उद्देश्य एक ही है, लेकिन एक पॉजिटिव रूप से ये काम करता है, एक नेगेटिव रूप से करता है। तो यहाँ पर मैं बताऊं कि जो ब्रिटिश मूल का जो सिद्धांत है, उसे हम निगेटिव इस रूप में मानते हैं क्योंकि ये कुछ चीज़ों को रोकता है। जैसे कि इसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि जब किसी व्यक्ति के पक्ष में हम विशेषाधिकारों को अनुपस्थित रखते हैं, मतलब किसी भी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं देते हैं, तो इसी को बोलते हैं, जो है ये जो है विधि के समक्ष समानता के दायरे में आ जाता है। मतलब आपने क्या किया कि जो आपको दिखाना था, मतलब आपने ये मान के चला कि विशेषाधिकार जो वर्ग होगा ये कुछ ना कुछ इसका दुरुपयोग करेगा, इसलिए विशेषाधिकार वर्ग होना ही नहीं चाहिए। इस संदर्भ में ये निगेटिव है। जबकि आप देखेंगे जो अमेरिका का सिद्धांत है, विधियों के समान संरक्षण का सिद्धांत, ये पॉजिटिव है। और पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ये मानता है कि समान परिस्थितियों के अंतर्गत लोगों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। तो कुल मिलाकर इनमें बहुत बारीक अंतर है, और साथ ही साथ इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। अब यहीं पर हम पढ़ते हैं विधि का शासन। तो विधि का शासन जो है, या कानून का शासन जिसे हम बोलते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। इसमें आप देखेंगे ये जो कंसेप्ट है, एक हमारे ब्रिटिश न्यायवादी थे ब्रिटेन के, और जिनका नाम था एवी डाइसी, उन्होंने दिया था। और उन्होंने बताया था कि विधि का शासन होता क्या है। तो तीन बातें इन्होंने बताई थी।
पहली चीज बताई थी कि किसी भी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर कोई सजा दी जाएगी वो तभी दी जाएगी जब उसने किसी कानून का उल्लंघन किया हो। अगर उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है तो उसे सजा के दायरे में आप नहीं रख सकते। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें जो पहले एक तरीके से कानून के दायरे में हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से जिन चीज़ों पर हमें अपराध नहीं मिलता था आज की डेट में मिलता है। जैसे कि आप देखेंगे आज से कुछ वर्ष पहले सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने पर कोई कानून नहीं बना था। मतलब अगर आप सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट आदि धूम्रपान करते थे तो आपको सज़ा नहीं दी जाती थी। लेकिन प्रेजेंट में आप जानते हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर जो है सज़ा देने पर आपको जुर्माना भरना, तो सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। मतलब आपने कब जुर्माना भरा, जब कानून बन गया। बिना कानून बने या बिना कानून का उल्लंघन किए आपको सजा नहीं दी जाएगी। तो ये विधि के शासन की पहली बात है। दूसरी बात है कि विधि के समक्ष समानता अत्यावश्यक है। मतलब कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ऊंचा हो, नीचा हो, बड़ा अधिकारी हो, छोटा अधिकारी हो, सभी कानून के समक्ष कैसे होंगे, समान होंगे। और इसमें जो तीसरी बात आती है वो आती है कि जो संविधान होता है ये व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम है। मतलब ब्रिटेन में ये माना जाता है कि संविधान जो बना है वो क्यों बना है, आपको अधिकार देने के लिए बना है। जबकि आपको बता दूं दोस्तों, हमारे भारत में ये कंसेप्ट नहीं चलता। ये जो लाइन मैंने आपको बताई ये भारत के संदर्भ में सही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो संविधान है वो व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम नहीं है बल्कि व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। मतलब आपको जो अधिकार मिल रहे हैं कहाँ से मिल रहे हैं, आपको संविधान से मिल रहे हैं। जबकि ब्रिटेन में जो संविधान बना ही किन आधारों पर है, क्योंकि वहां पर वो अधिकार थे इसलिए संविधान बना। तो इस तरीके से आप देखेंगे। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो विधि का शासन है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे कि विधि के शासन की जो 3 बातें थी उनमें से सिर्फ 2 बातें ही भारत के संदर्भ में लागू होती हैं, अन्य बातें लागू नहीं होती हैं। और साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक डिसीजन में कहा कि विधि का जो शासन है, कानून का जो शासन है, वो संविधान का मूलभूत तत्व है, या हम बोल सकते हैं कि ये मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब हम देखेंगे समानता का जो अधिकार है इसके कुछ अपवाद हैं। आपको बता दूं दोस्तों, हमारे मौलिक अधिकारों की एक विशेषता है कि ये अपवादों के साथ हैं। जब हम इसकी आलोचना पढ़ते हैं तो हम वहाँ पर ये पढ़ते हैं कि मूल अधिकार दिए हैं लेकिन साथ ही साथ छीन भी लिए गए हैं, क्योंकि अपवाद ही इतनी हैं। तो आप देखेंगे समानता के अधिकार के कुछ अपवाद हैं। जैसे कि पहला अपवाद है राष्ट्रपति और राज्यपाल। आप देखेंगे देश के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हैं, और इन विशेष शक्तियों के कारण जो है उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाती। कहने का मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल यदि अपने कार्यकाल के दौरान हैं, अपनी पदावधि के दौरान हैं, अपने पद पर बने हुए हैं, तो वो देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं ठहराए जाएंगे। उनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, ऐसी कोई कार्रवाई जिनसे उन्हें दंड मिल सकता है, सजा मिल सकती है। साथ ही साथ वो अपने कार्यकाल पदावधि के दौरान गिरफ्तार नहीं किए जा सकते, उन्हें कारावास के लिए नहीं भेजा जा सकता, या हम बोल सकते हैं कि ऐसी कोई प्रक्रिया भी प्रारंभ नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों कि जो दीवानी मामले होते हैं, दीवानी मामलों में अगर हम राष्ट्रपति को 2 माह का नोटिस देते हैं तो ऐसी स्थिति में जो है उन पर मुकदमा चल सकता है। लेकिन इसके भी कुछ अन्य बातें हैं जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि गहराई वाली बातें हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही आप ध्यान रखें कि 2 माह का अगर आप नोटिस देते हैं राष्ट्रपति को, तब उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई चालू होगी, वो भी दीवानी न्यायालय के अंतर्गत होगी, दीवानी मुकदमों के संदर्भ में होगी। इसके बाद कुछ अन्य इसके अपवाद और हैं। जैसे कि आप देखेंगे जो हमारे संसद के सदस्य होते हैं, या संसद की जो विभिन्न समितियां होती हैं उनके जो सदस्य होते हैं उनको लेकर है। कहने का मतलब यदि संसद में कोई भी सदस्य या संसद की किसी भी समिति में कोई भी सदस्य कुछ भी कह दे, कोई भी मत दे दे, कोई भी अपनी बात रखे, उसके खिलाफ उसके जो है जो हमारे देश के न्यायालय हैं उनमें कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ये भी विशेषाधिकार है एक तरीके का, हम बोल सकते हैं कि समानता के अपोजिट है, लेकिन ये अपवाद की श्रेणी में आता है। इसी तरीके से आप राज्य विधानमंडल में देख सकते हैं कि जो विधायक होते हैं या उनकी समितियों में जो विधायक होते हैं उनके साथ भी सेम वही प्रावधान है कि उनके विरुद्ध भी न्यायालय में कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जा सकती।
एक और महत्वपूर्ण चीज़ देखेंगे दोस्तों कि हमारे देश में जो दूसरे शासक आते हैं, विदेशी संप्रभु शासक आते हैं, राजदूत आते हैं या जो डिप्लोमेटिक व्यक्ति आते हैं, उनके खिलाफ भी जो है हम दीवानी और फौजदारी मुकदमे जो है लागू नहीं कर सकते। मतलब उन्हें भी समानता के अधिकार से जो है एक तरीके से अपवाद की श्रेणी में रखा गया है। और साथ ही साथ आप देखेंगे जो संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाएं हैं, इनके समकक्ष संस्थाएं हैं, इसकी एजेंसियां हैं, और उनको भी जो है हमने इस तरीके की मुक्ति प्रदान की है, डिप्लोमेटिक मुक्ति दी है। मतलब ऐसी स्थिति में उनके साथ जो है वो कानून लागू नहीं होगा जो कि अन्य लोगों के साथ होता है। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ जाने दोस्तों, जिसे आपको बहुत गहराई से जानना है, सुने कि हमारा संविधान का जो आर्टिकल 14 है वो उस समय लागू नहीं होता है जब आर्टिकल 39 का खा और गा धारा को लागू किया जाता है। इसको आप दूसरे तरीके से इस तरीके से याद करें पहले कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि जहां पर आर्टिकल 31 गा आता है वहां पर आर्टिकल 14 समाप्त हो जाता है या चला जाता है। कहने का मतलब यदि राज्य ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया है, मतलब अनुच्छेद 39 खा और गा को लागू किया है, और उसके कारण हमारे आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे ये समानता के अधिकार का अपवाद की श्रेणी में आ जाएगा। तो इस टॉपिक को हम एक बार नहीं कम से कम 2-3 बार और आगे पढ़ेंगे। मूल अधिकारों के अंतर्गत ही अलग से टॉपिक है ये, और साथ ही साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी शामिल है। अब हम पढ़ते हैं कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध, जो कि आर्टिकल आपका 15 है। हमारे आर्टिकल 15 में लिखा है कि जो राज्य होगा वो किसी भी नागरिक से केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ पर आपने देखा राज्य की बात की गई है। आपका राज्य वही है, चाहे संसद हो, विधानसभा हो, चाहे आपकी केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, पंचायतें हो, ये सभी राज्य के दायरे में आती है, जैसा कि हमने आर्टिकल जो है 12 पढ़ा था। अब आप देखेंगे कि राज्य किसी नागरिक के साथ, कहने का मतलब ये जो अधिकार है वो सिर्फ नागरिकों को ही दिया गया है, विदेशियों को नहीं दिया है। जब आप सब इस आर्टिकल की इस बात को पढ़ लेते हैं तो आप इसमें दो शब्दों को पाते हैं। पहला शब्द है विभेद और दूसरा है केवल। इसमें केवल शब्द लगा है कि केवल इन 5 आधारों पर विभेद नहीं किया जाएगा। मतलब क्या राज्य अन्य आधारों पर विभेद कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अन्य आधारों पर विभेद या भेदभाव किया जा सकता है, और विभेद का सीधा सा मतलब है दोस्तों कि जब हम किसी एक पक्ष, जब दो पक्ष होते हैं और जब उन दो पक्षों में से एक पक्ष में कोई व्यक्ति बह जाए या एक पक्ष में चला जाए और दूसरे पक्ष के साथ भेदभाव करने लगे, यही है विभेद। तो ये चीज़ होती है। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखें दोस्तों कि इसके अंतर्गत कुछ अन्य चीज़ें भी शामिल हैं इस व्यवस्था में, जैसे कि नागरिकों से कहा गया है कि वो इन 5 आधारों पर, चाहे धर्म हो, मूलवंश हो, जाति हो, लिंग हो, जन्म स्थान हो, इनमें से किसी के आधार पर भी, जैसे कि दुकानें हुई, हमारे भोजनालय हुए, रेस्टोरेंट हुए, होटल हुए, या मनोरंजन के कोई भी स्थान है, वहाँ पर प्रवेश करने से किसी को रोक नहीं सकते हैं। या ऐसे किसी स्थान पर जो कि राज्य के पैसे से चल रहे हैं, या हम बोल सकते हैं कि सार्वजनिक जो स्थान है जैसे कि कुएं, तालाब है, वहाँ पर भी जो है विभेद नहीं किया जाएगा। तो आप देखेंगे आर्टिकल 15 भी जो है ये बातों को कहता है। अब हम बात करते हैं इसके अपवादों की। जिस तरीके से हमने आर्टिकल 14 के अपवाद देखे, इसके भी कुछ अपवाद हैं। आप देखेंगे इसके मुख्य रूप से 3 अपवाद देखने को मिलते हैं, जैसे कि बच्चों के केस में और महिलाओं के केस में। मतलब ये जो अधिकार समानता का अधिकार है, कहता है कि भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों राज्य को अधिकार है कि वो बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था दे सकते हैं स्थानीय निकायों में। जैसा कि आप जानते हैं हमारी पंचायतों आदि में महिलाओं को आरक्षण इसी व्यवस्था के तहत दिया गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी उपलब्ध करवाई जा सकती है, जो कि आप जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान है उसके अंतर्गत हमने देना चालू किया। इसका दूसरा अपवाद है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग होते हैं, या अनुसूचित जातियां होती हैं, या अनुसूचित जनजातियां होती हैं, उनके विकास के लिए राज्य कोई विशेष प्रावधान कर सकता है। जैसे कि आप देखेंगे कि विधानमंडल में सीटों का आरक्षण कर सकता है, या शैक्षणिक जो शुल्क है उनमें जो है एक तरीके से छूट दे सकता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर ऐसा किया जा सकता है। और तीसरी प्रमुख बात है कि हम सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं
वही अनुसूचित जाति और जनजाति के भी लोग हैं, उनको जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनमें छूट दे सकते हैं, उनके लिए नियम बना सकते हैं। तो आप देखेंगे ये जो प्रावधान था 2006 में आया था, जिसके अंतर्गत हमने उच्च जो शैक्षणिक संस्थान थे उनमें जो है ओबीसी वर्ग के लिए 27% का आरक्षण किया। और इसके अंतर्गत काफ़ी समस्याएं पैदा हुई, काफ़ी विवादास्पद मामला रहा ये। तो इससे जुड़ा एक कंसेप्ट आता है क्रीमी लेयर का सिद्धांत, आपने सुना होगा, मुझे उम्मीद है। तो क्रीमी लेयर के सिद्धांत में दोस्तों सीधा सा ये है कि पिछड़े वर्ग के जो तबके हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं, श्रेणियों में बांटते हैं, और ये बांटा जाता है उनकी सामाजिक स्थिति पर, आर्थिक स्थिति पर। जैसे कि आप देखेंगे कि जो क्रीमी लेयर के अंतर्गत जो पिछड़े वर्ग के लोग आएंगे उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसके अंतर्गत कई चीज़ें हैं, जैसे कि संवैधानिक पद पर जो लोग होंगे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के अंतर्गत, तो वहाँ पर आप देखेंगे उन्हें क्रीमी लेयर की श्रेणी में शामिल कर दिया जाता है। कुछ सेवाएं हैं उनको भी क्रीमी लेयर की श्रेणी में शामिल किया जाता है। कहने का मतलब इनको जो हमने प्रावधान किए हैं 27% आरक्षण के, वो उन प्रावधानों के अंतर्गत इन्हें शामिल नहीं किया जाता। अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरा जो हमारा आता है समानता का अधिकार, जो कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है, मतलब नौकरियों आदियों में अवसर की समानता को लेकर है, वो है। इसमें कहा गया है कि जो राज्य के अधीन कोई पद होगा तो उस पर नियोजन के लिए, नियुक्ति के लिए जो है सभी नागरिकों को अवसर की समता दी जाएगी, मतलब सभी को एक समान अवसर प्राप्त होंगे नौकरी प्राप्त करने के। लेकिन यहाँ पर भी अपवाद है दोस्तों, आप देखेंगे इसमें जो मुख्य रूप से 3 अपवाद देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि संसद को यह अधिकार है कि किसी विशेष रोजगार के लिए वो निवास की शर्त स्थापित कर सकती है, मतलब कह सकती है कि इस रोजगार के लिए आपको यहाँ का निवासी होना जरूरी है। और मैंने आपको बताया भी था 1957 में एक कानून बना था, सार्वजनिक रोजगार अधिनियम, और हालांकि ये समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त वर्तमान में ये व्यवस्था कहीं पर नहीं है। तो ये व्यवस्था हमारे यहाँ थी मुख्य रूप से, पहले ज़्यादा स्तर पर थी। अब दूसरी आप देखेंगे इसी के अंतर्गत प्रावधान है कि जो राज्य होगा वो आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है नियुक्तियों में, और साथ ही साथ किसी भी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में भी बना सकता है। और इसके लिए एक चीज़ जरूरी है कि जब उनका राज्य में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो। तो कहने का मतलब जो नियोजन की समानता की हम बात कर रहे थे उसके भी अपवाद हैं। और तीसरा अपवाद आप जरूर ध्यान रखें कि जो कुछ संस्थाएं होती हैं तो आप देखेंगे उन संस्थाओं में धार्मिक आधार पर भी व्यवस्था की जाती है। आपको बता दूं जैसे कि सेना आदि में आपने देखा होगा मंदिर आदि होते हैं, तो उनमें पूजा आदि करने के लिए जो लोग रखे जाते हैं वो मुख्य रूप से इसी आर्टिकल के तहत रखे जाते हैं। मतलब कि कानून के तहत किसी भी संस्था या इसके किसी भी परिषद के सदस्य या किसी भी धार्मिक आधार पर इनकी व्यवस्था की जाएगी। तो आप कुल रूप से ध्यान रखें कि इस तरीके के प्रावधान हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं मंडल कमीशन पर। दोस्तों अब हम बात करते हैं मंडल आयोग और इसके परिणाम। मंडल आयोग जो कि एक विवादास्पद पहलू रहा है हमारी राजनीतिक व्यवस्था का, लेकिन विवादास्पद के साथ साथ ये समावेशी विकास की तरफ, सामाजिक उत्थान की तरफ भी ले जाता है। दोस्तों हुआ ये कि 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार आई। उन्होंने पिछड़े वर्गों की स्थिति को पता लगाने के लिए दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, जिसके अध्यक्ष थे आपके संसद सदस्य बीपी मंडल। और इनको संविधान के 340 जो आर्टिकल है उसके तहत जिम्मेदारी दी गई थी कि आप पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनकी सामाजिक और जो है शैक्षणिक स्थिति का पता लगाइए और सुझाव दीजिए। इसने 1 साल के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट दे दी, 1980 में अपनी रिपोर्ट दे दी और बताया कि वर्तमान में देखा जाए तो लगभग 3500 प्लस जो जातियां हैं वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हैं। अब ऐसी स्थिति में हुआ ये कि 1980 में हालांकि ये रिपोर्ट दी जा चुकी थी, लेकिन और साथ ही साथ एक और चीज़ ध्यान रखें, इनके लिए इन्होंने सिफारिश की कि इन्हें 27% जो है नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। और ये स्थिति हुई तो आप देखेंगे जब लास्ट में जाकर इसके बाद सरकार आती है, आपकी पीवी नरसिंह राव की सरकार आती है या उनके पहले बीपी सिंह की जो सरकार आती है, उस समय ये काफ़ी विवादास्पद हो गया। बीपी सिंह सरकार ने जो है एक तरीके से 27% आरक्षण लागू कर दिया था, लेकिन नरसिम्हा राव सरकार ने उसमें कुछ परिवर्तन किए थे। उन्होंने आर्थिक आधार पर भी आरक्षण लागू किया था, लेकिन वो उस टाइम पे कैंसिल कर दिया गया।
लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ की तरफ ध्यान दिलाऊं दोस्तों कि ये केस इतना ज़्यादा उलझा कि सुप्रीम कोर्ट को अपने विभिन्न निर्णयों में कुछ बातें रखनी पड़ी और वो बातें आज तक स्पष्ट हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमी लेयर से संबंधित लोगों को आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए, मतलब क्रीमी लेयर के अंतर्गत जो लोग आएंगे उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रोन्नति होती है, पदोन्नति होती है, उसमें आरक्षण नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ एक और बात कही कि जो टोटल आरक्षण है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक और जो रूल होता है कैरी फॉरवर्ड नियम, उसके बारे में भी कही कि कैरी फॉरवर्ड का नियम या बैकलॉग के जो पद होते हैं उनको आगे बढ़ाने का काम जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर ये इतना विवादास्पद पहलू रहा था भारत की राजनीतिक स्थिति, या हम बोल सकते हैं कि इससे सामाजिक स्थिति में भी थोड़ी गिरावट आई थी, तो इसके फलस्वरूप ये व्यवस्था की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बातें कह दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कही तो सरकार को तो कदम उठाना था। तो सबसे पहले सरकार ने किया ये कि क्रीमी लेयर के लोगों की पता लगाने के लिए या क्रीमी लोअर लेयर के लोगों की पहचान करने के लिए जो है एक कमेटी बनाई गई, जिसे हम बोलते हैं रामनंदन समिति, ये गठित की गई। साथ ही साथ एक और प्रमुख काम हुआ कि पिछड़े वर्गों के लिए एक अलग से एक आयोग ही बना दिया गया, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो इसको एक कानून के तहत बनाया गया और इससे नौकरियों में आरक्षण के लिए सिफारिश देने का काम सौंपा गया। इसके साथ साथ कुछ संविधान संशोधन भी हुए प्रोन्नति को लेकर, पदोन्नति को लेकर, जैसे कि 77वां संविधान संशोधन हुआ, 85वां संविधान संशोधन हुआ। तो ये वो संविधान संशोधन है दोस्तों जो एक तरीके से पदोन्नति से संबंधित थे। इसके अलावा भी काफ़ी कार्य हुए लेकिन वो काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं है। तो कुल मिलाकर ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि मंडल कमीशन क्या था, कैसी राजनीतिक स्थिति बनी थी उस समय, साथ ही साथ इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए सुप्रीम कोर्ट ने और उन पर सरकार ने क्या निर्णय लिए। अब हम बात करते हैं अगले नियम, अगले जो एक्ट है उसकी। तो आप देखेंगे, सॉरी एक्ट नहीं, अगले हम अस्पष्टता के जो हमारा आर्टिकल है उसकी बात करेंगे। तो हमारा अस्पष्टता का जो आर्टिकल है वो है आपका 17 आर्टिकल, समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। इसमें साफ कहा गया है कि जो अनटचेबिलिटी होगी, अस्पष्टता होगी, इसको समाप्त किया जाएगा और किसी भी रूप में इसका आचरण नहीं होगा, मतलब किसी भी रूप में आप इसको अस्पष्टता को लागू नहीं कर सकते। और अगर आपने अस्पष्टता को लागू किया या इससे उपजी किसी निर्योग्यता को लागू किया, मतलब उपजी निर्योग्यता का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अस्पष्टता से ही जन्म लेती है, तो फिर आपको अपराधी माना जाएगा, आपको जो है अपराध के लिए सजा दी जाएगी जो कि कानून के अनुसार होगी। और दोस्तों चूंकि इस आर्टिकल में बातें काफ़ी कम थीं, तो आपको मैं बता दूं जब भी हमारा संविधान अधूरा होता है तब बनता है कानून। तो कानून के द्वारा इन बातों को पूरा किया गया और इसमें कहा गया कि अस्पष्टता अधिनियम 1955 जो है बनाया गया संसद के द्वारा। इसमें काफ़ी बातें की गई। यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों कि इसका जो नाम था बाद में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। एक और महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको कि अस्पष्टता जो शब्द है, अनटचेबिलिटी शब्द है, इस शब्द की विशेषता ये है कि ना तो संविधान में से परिभाषित किया गया है और ना ही जो कानून बनाया था सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम या अस्पष्टता अधिनियम उसमें परिभाषित किया गया। लेकिन इसके बारे में अगर हम मोटा मोटा कहें तो हम कह सकते हैं कि जब कुछ वर्गों के लोगों को उनके जन्म के आधार पर या कुछ जातियों के आधार पर उनके साथ सामाजिक, उनके ऊपर जो है एक सामाजिक निर्योग्यता लागू की जाए तो वही होती है अस्पृश्यता। मतलब आप किसी व्यक्ति के जन्म के आधार पर या उसके किसी विशेष जाति में होने के कारण उस पर कोई अयोग्यता लाद देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो हमने बात की हमारा जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम था, तो इसके अंतर्गत आपको बता दूं अगर आप ऐसा कोई कृत्य करते हैं जो कि छुआछूत या अस्पृश्यता के दायरे में आता है तो आपको जो है सज़ा हो सकती है, आपका आर्थिक जुर्माना भी लग सकता है। तो इसमें कुछ बातें हैं जैसे कि आप किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश से रोक नहीं सकते हैं, आप किसी भी आधार पर छुआछूत को जायज़ नहीं ठहरा सकते हैं। आप कहें कि दर्शन में ऐसा लिखा है, हमारे इतिहास में ऐसा लिखा है, या परंपरागत या धार्मिक रूप से आप ऐसा नहीं कर सकते। आप जो मनोरंजन स्थल होते हैं, खेलने कूदने के स्थान, वहाँ पर
जो है लोगों के प्रवेश को नहीं रोक सकती अस्पृश्यता के आधार पर। आप हॉस्टल शैक्षणिक संस्थानों में भी प्रवेश को नहीं रोक सकते हैं। साथ ही साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप अस्पृश्यता को नहीं मान सकते हैं, और अस्पृश्यता के आधार पर आप वस्तुएं या सेवाएं देने से भी किसी को मना नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे प्रावधान जो है हमारे सिविल अधिकार संरक्षण में अधिनियम में दिए गए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो अधिकार है अस्पृश्यता का अधिनियम, राज्य की भी जिम्मेदारी है, साथ ही साथ निजी व्यक्तियों की भी जिम्मेदारी है कि ये इस अधिकार के हनन को रोका जाए, अस्पृश्यता को रोका जाए। अब हम बात करते हैं सबसे अंत का जो हमारा आर्टिकल है, उपाधियों का अंत, जो कि 5वें नंबर पर आता है जो समानता के अधिकार में, या आर्टिकल हम बोलें तो यह आर्टिकल 18 है। तो ये सीधा सा कहता है उपाधियों का अंत कि जो राज्य होगा वो सेना के क्षेत्र में या विद्या संबंधी जो सम्मान होते हैं उनके सिवा कोई भी उपाधि नहीं देगा। साथ ही साथ इसके द्वारा कहा जाता है कि भारत का कोई भी नागरिक होगा वो विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं लेगा। एक और चीज़ कही जाती है कि जो विदेशी होगा भारत में, जो भारत सरकार के अंतर्गत कोई काम कर रहा है, अगर वो किसी दूसरे देश से कोई उपाधि ग्रहण करता है तो उसे राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। कुल मिलाकर नागरिक के लिए, हमारे देश में रह रहे विदेशी के लिए ये प्रावधान किए गए हैं कि वो विदेशों से कैसी स्थिति में लेंगे कोई भी पद आदि या ऐसी कोई उपाधि जो उपाधि के दायरे में आता हो, ऐसा कोई सम्मान, तो वो तभी लेंगे जब राष्ट्रपति से पूछा जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये उपाधियां होती क्या थी और ये क्यों नहीं रखी गई हैं हमारे संविधान में। आप देखेंगे हमारे संविधान की प्रस्तावना में अवसर की समानता की बात की गई है, साथ ही साथ प्रतिष्ठा आदि की बात की गई है। तो जब अंग्रेज हुआ करते थे भारत में तो उनके द्वारा कुछ पद दिए जाते थे, कुछ उपाधियां दी जाती थी, जैसे कि महाराजा की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि, राज बहादुर की उपाधि, दीवान बहादुर की उपाधियां। तो ये एक तरीके से समाज में भेदभाव उत्पन्न करती थी, और वर्तमान स्थिति में इन्हें जो है हमारी संविधान सभा के सदस्यों ने समानता के अधिकार के विरुद्ध माना और इन पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही साथ आपको एक और महत्वपूर्ण चीज़ बताऊं, 1996 में हुआ क्या कि जो हमारे देश में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान दिए जाते हैं उन पर विवाद हुआ। लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने अपील दायर की, केस दायर किए कि जो ये सम्मान हैं, क्या ये सम्मान उपाधियों के दायरे में आते हैं? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सम्मान जो है उपाधियों के दायरे में नहीं आते, ये पुरस्कार की श्रेणी में आते हैं। और ऐसी स्थिति में ये समानता का जो सिद्धांत लागू है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, उनका उल्लंघन नहीं करते हैं। और दोस्तों हुआ यही, ये जो सम्मान हैं ये आज भी हमारे देश में दिए जा रहे हैं क्योंकि इन्हें उपाधियों की श्रेणी में हमने शामिल नहीं किया है। तो दोस्तों आज हमने समझा समानता के पूरे अधिकार को। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लासेज बहुत अच्छी लग रही होंगी, आपके जो तथ्य हैं, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं बेहतर होते जा रहे होंगे। दोस्तों अपना सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।